हेलो बच्चा पार्टी। आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में स्वागत है। क्लास 12th चैप्टर नंबर 14 जैव अणु। यदि आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हो और आपका माध्यम हिंदी हो, जेईई या नीट की तैयारी आप हिंदी माध्यम में कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बहुत ही आवश्यक है। और आप ज़रूर से ज़रूर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड कर लें। और उसी चीज़ को हम पूरा इजी करने के लिए आपको ये सीरीज के थ्रू आपको समझा रहे हैं, जिसमें आज हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, तो आप लोग यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो आज जो है हम पहुंच गए कार्बोहाइड्रेट का सबसे अंतिम भाग में, जो है कार्बोहाइड्रेटों का महत्व। तो आज हम देखने वाले कि कार्बोहाइड्रेटों का महत्व, जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब के बारे में पढ़े थे। तो वही है कि कार्बोहाइड्रेट का महत्व, मतलब कार्बोहाइड्रेट का कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है बच्चा पार्टी। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट अणु वनस्पति में स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं और जंतुओं में किस रूप में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो कल भी हम बताए थे कि पौधों में स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, जंतुओं के रूप में। तो ग्लाइकोजन को एक तरह से प्राणी स्टार्च भी कहा जाता है। ठीक है, जीवाणु एवं पौधों की कोशिका भित्ति में क्या पाए जाते हैं, सेल्यूलोज। तो ये पूछेगा कि जीवाणुओं एवं पौधों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज की बनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यही है आपका कार्बोहाइड्रेट का महत्व। अब हम लोग जो पहुंच चुके हैं वो पहुंच चुके हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन क्या है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो हम देखिए लाइन बाय लाइन पूरा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाला जैव अणु है। ठीक है, तो सभी जगत में, जीव जगत में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या है, दूध है, पनीर है, दूध, दालें हैं, मूंगफली, मछली, मांस आदि, ये सब प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। यदि शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं, या शरीर के कहाँ होते हैं, प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं, शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है बच्चा, प्रोटीओस से हुआ है। किससे हुआ है प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति, प्रोटीओस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक और अति महत्वपूर्ण। प्रोटीओस से हुआ है प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ क्या होता है, प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण। प्रोटीन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन नोट करने के लिए कि प्रोटीन होता क्या है। तो प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। नोट कर लीजिए अपने कॉपी में कि प्रोटीन क्या होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के स्रोत होते हैं। और ये स्टार पॉइंट है कि अल्फा एमिनो अम्ल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं एमिनो अम्ल होता क्या है। एमिनो अम्ल यहाँ पर आपके पास है, इसमें देखिए एक यहाँ पर साइड चेन है, एक क्या है, साइड चेन है। ये वाला है हमारा साइड चेन, जिसको हिंदी में कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। और यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं एमिनो अम्ल में, एक हो गया तो आर सी एच, जिसको हम पार्श्व श्रृंखला कहेंगे। आर को हम क्या कहेंगे, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। उसके बाद दो ग्रुप और हैं, एक NH2 है जिसको कहते हैं एमिनो समूह, और दूसरा है COOH जिसको कहते हैं कार्बो ऑक्सिलिक समूह। तो समझ में आ गया, यहाँ पर लिखा गया, आ जाइए पढ़ लेते हैं कि एमिनो अम्ल में एमिनो NH2 गुण तथा कार्बो ऑक्सिलिक COOH प्रकार्यात्मक समूह होते हैं। ठीक है, तो एमिनो अम्ल में दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, दो प्रकार्यात्मक समूह पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक एमिनो और एक कार्बो ऑक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्बो ऑक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर एमिनो अम्ल को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा में वर्गीकृत किया गया। आप जानते हैं कि हम कार्बो ऑक्सिलिक को ही प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप में, तो उसके आधार पर हम अल्फा, बीटा,
एमिनो में बांटे हैं। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर देखो कार्बोऑक्सिलिक है, देखो ये कार्बोऑक्सिलिक समूह है, तो इसी के आधार पर हम नाम देंगे। तो इस पे जो पहले होता है उसके बाद अल्फा, उसके बाद वाले कार्बन को कहते हैं बीटा। अब देखो अल्फा पर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा पर एमीन ग्रुप लगा हुआ है बच्चा पार्टी, तब हम इसलिए इसको कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। क्लियर, अल्फा एमिनो अम्ल। प्रायोरिटी COH को मिल गया। अगर बीटा पर रहता तो बीटा एमिनो अम्ल, तो यहाँ पर अल्फा एमिनो अम्ल है, क्योंकि अल्फा कार्बन पर ही क्या होता है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा एमिनो अम्ल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ जो बात है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, इनमें अन्य प्रकार्यात्मक समूह भी उपस्थित हो सकते हैं। तो कोई पूछेगा प्रोटीन के जल अपघटन से कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट कर लो कि प्रोटीन के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। पहला चीज नोट करने की बात है कि एमिनो अम्ल में दो फंक्शनल ग्रुप होता है, एक एमिनो समूह होता है और एक COH समूह होता है। एक COH समूह है और एक क्या है, NH2 समूह है। ठीक है, इसको अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। अल्फा एमिनो अम्ल प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोलिसिस जब हम प्रोटीन का कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमें अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। आ जाइए, सभी एमिनो अम्ल के रूढ़ नाम हैं जो इन यौगिकों के गुण अथवा इनके स्रोत को प्रदर्शित करते हैं। ग्लाइसिन को उसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया। ठीक है, जो कुछ हम एमिनो अम्ल है जिसको हम बोल देंगे आपको याद करने के लिए, और वो याद करना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइसिन जिसका नाम मीठे स्वाद के कारण दिया गया। ग्रीक भाषा में ग्लाइकोज का अर्थ क्या होता है, मीठा। टायरोसिन सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। टायरोसिन किससे प्राप्त किया गया था, सर्वप्रथम पनीर से। ध्यान रखिएगा, ग्लाइसिन तो हो गया मीठे स्वाद के कारण, टायरोसिन किसके कारण हुआ, सर्वप्रथम पनीर से प्राप्त किया गया था। भाषा में ट्रायोस का अर्थ क्या होता है, पनीर। जो ग्रीक भाषा ट्रायोस से बनता है इसका अर्थ होता है पनीर, इसलिए ट्रायरोसिन दिया गया। प्रत्येक अमीनो अम्ल को साधारणतः एक 3 अक्षर प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कभी कभी एक अक्षर प्रतीक का भी उपयोग किया जाता है। एमिनो अम्ल की संरचनाएं, उनके 3 अक्षर वो एक अक्षर प्रतीक के द्वारा दिया जाता है, वो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है हमारे सारणी में। चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ग्लाइसिन अभी पढ़ाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक कायरल होता है, समझ में आ गया। जैसे वहाँ पर हम पढ़ाए थे कि हमारा RCH NH2 यही तो होता है मेरा एमिनो अम्ल, अल्फा एमिनो अम्ल। समझ में आ गया। यहाँ पर R ग्रुप यदि H रह गया, क्या हो गया, R ग्रुप देखो H रह गया, मिटाते हैं इसको हम। R ग्रुप जो है मिटा दिया, देख लिया। और R ग्रुप यदि बच्चा पार्टी क्या रह जाए, H रह जाए, तो हम इसको क्या कर देंगे, ग्लाइसिन। और यही एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो एक कायरल कार्बन होते हैं इसमें। यही एक ऐसा एमिनो अम्ल है जो क्या होते हैं, एक कायरल होते हैं। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कायरल एमिनो अम्ल डायरेक्ट एक कायरल एक ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला चीज यहाँ पर नोट करने की बात है बच्चा पार्टी, एनिलीन। अगर R मेरा CH3 है, R मेरा CH3 है, R अगर मेरा CH3 हो जाए, पहले ये निकलिए एक कायरल होते हैं, इसे हम ग्लाइसिन कहते हैं। अगर R मेरा बच्चा पार्टी क्या हो जाए, CH3 हो जाए, तब ये एक कायरल नहीं होगा। समझ में आ गया, तब ये एक कायरल नहीं होगा, इसे हम कहेंगे एनिलीन। और इसे 3 अक्षर प्रतीक द्वारा बता सकते हैं, 3 अक्षर प्रतीक द्वारा, जिसको ALA से या एक अक्षर A से बता सकते हैं। उसके बाद और भी देख सकते हैं, बैलिन है, VAL, ल्यूसिन है, LEU, आइसोल्यूसिन है, LILE,
ऑर्जिनिन है IARG, लाइसिन है LYS K से, ग्लूटेमिक अम्ल है जिसको GLU या E से दिखाते हैं, स्पार्टिक अम्ल है जिसको ASP या D से दिखाते हैं, ग्लूटामीन है ये GLN या Q से दिखाते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सिस्टीन याद करना है। इसमें क्या होता है RH और CH2 होता है। R क्या होता है यहाँ पर HS और CH2, R क्या होता है यहाँ पर HS और CH2 होता है, लगा देते हैं HS और क्या होता है बच्चा पार्टी CH2 होता है, तो इसको हम कहते हैं सिस्टीन। और जिसको हम किससे दिखाते हैं 3 अक्षर प्रतीक में C/S से और C से दिखाते हैं। फेनिल एनिलीन में C6H5CH2 होता है यार, PHEF। अब क्लियर है। प्रोलीन याद रखना है आपको, जिसमें कि 2 डिग्री एमीन पाया जाता है। जिसमें कौन सी डिग्री पाया जाता है एनिलीन? 2 डिग्री एमिनो समूह पाया जाता है प्रोलीन में। तो एक प्रोलीन हो गया, और ग्लाइसिन जो कि एक कायरल होता है। तो ये हम दिखाए कि इसमें देखो कुछ ऐसे 3 प्रतीक से दिखा सकते हैं या फिर एक अक्षर प्रतीक से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हुआ मेरा एमिनो अम्ल के बारे में। तो ग्लाइसिन नाम किसके आधार पर पड़ा? मीठे स्वाद के कारण। सब सर्वप्रथम पनीर में कौन सा खोजा गया? तो टायरोसिन। याद रखिएगा ये सब नाम। आगे बढ़ते हैं। अब आया एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। एमिनो अम्ल का वर्गीकरण, एमिनो अम्ल का जो बच्चा वर्गीकरण किया गया, इसमें 2 समूह है। पहला NH2 समूह है और दूसरा COOH समूह है। समझ में आ गया? एक NH2 एक COH, ये बेसिक की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि ये क्षारीय की तरह बिहेव करेगा और ये अम्लीय की तरह बिहेव करेगा। अगर NH2 और COOH दोनों की संख्या अगर बराबर हो गया, यानी एमिनो समूह और कार्बोऑक्सिलिक समूह दोनों की संख्या अगर बराबर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं? इसको उदासीन, ठीक है। यानी अम्ल और क्षार बराबर हो गया तो उदासीन। ऐसे सोचो ना, अम्ल और क्षार बराबर हो गया तो उदासीन। उसके बाद यदि एसिड है COH, यानी अम्लीय प्रकृति रखता है कार्बोक्सिलिक समूह, और इसकी संख्या अगर ज्यादा हो गया किससे? एमीन समूह से, तो हो जाएगा कौन एमिनो अम्ल? अम्लीय एमिनो अम्ल। बात समझ में आ रहा है? अगर NH2 का ज्यादा हो जाए, यानी ये बेसिक होता है NH2 यानी क्षारीय होता है, उसकी संख्या अगर ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? वो क्षारीय। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एमिनो अम्ल का वर्गीकरण। तो आइए अब हम देखते हैं लाइन बाय लाइन NCERT। चलिए देखो, एमिनो अम्ल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जो कि आप लोग को भी दिखे। एमिनो अम्लों को उनके अनेक अणुओं में उपस्थित एमिनो तथा कार्बोऑक्सिलिक समूह की आपेक्षिक संख्या के आधार पर, मतलब एमिनो की संख्या ज्यादा है कि कार्बोऑक्सिलिक समूहों की संख्या ज्यादा है, इस दोनों के आधार पर बांटा गया अम्लीय में, ठीक है बच्चा, क्षारीय में और उदासीन वर्गों में बांटा गया। अब यदि उदासीन कब होगा? जब एमिनो समूह तथा कार्बोऑक्सिलिक समूह की संख्या क्या हो जाए? समान हो जाए, तब उदासीन। और अम्ल की प्रकृति कब रखेगा? तब एमिनो अम्ल की प्रकृति क्या हो जाएगी? उदासीन। अब कार्बोऑक्सिलिक समूह की संख्या अगर एमिनो समूह की संख्या से अधिक हो जाए, यानी NH2 की संख्या से किसका ज्यादा हो जाए? COH की संख्या, तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? एमिनो समूह की संख्या अधिक हो जाए किससे? कार्बोऑक्सिलिक समूह से। कार्बोऑक्सिलिक समूह से एमिनो की संख्या क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो क्षारकीय होगा भाई। एमीन ज्यादा हो गया, NH2 ज्यादा हो गया। अगर कार्बोऑक्सिलिक संख्या एमिनो की संख्या से अधिक हो जाए तब क्या हो जाएगा? अम्लीय, यानी COH ज्यादा होगा तो अम्लीय। हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमने कुछ लिखा है, देख लो कि क्या लिखे हैं। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बहुत बढ़िया तरीका से यहाँ पर लिख दिए कि अगर अम्लीय कब होगा? जब कार्बोऑक्सिलिक समूहों की संख्या एमिनो समूह की संख्या से क्या हो जाए? एमिनो समूह की संख्या से बड़ा हो जाए। और क्षारकीय कब होगा? जब कार्बोऑक्सिलिक समूह की संख्या से कम हो जाए, किसकी?
कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कम हो जाए एमिनो समूह की संख्या से। उदासीन कब होगा? जब कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बराबर हो जाए एमिनो समूह की संख्या से। ठीक है। और फिर अगला चीज यहाँ पर आ रहा है, दो चीज और आ रहा है यहाँ पर, सुनो। एक अनावश्यक एमिनो अम्ल और एक आवश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होता है? जो एमिनो अम्ल शरीर अगर संश्लेषित हो सकता है उसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और यदि एमिनो अम्ल शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकता है और भोजन में लेने की आवश्यक है तो उसे आवश्यक एमिनो अम्ल कहेंगे। भाई साहब हमें रिक्वायर है कि नहीं? अगर आवश्यकता कब होगा? जब हमारा शरीर उसको संश्लेषित नहीं करेगा, जब हमारा शरीर उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा उस एमिनो अम्ल को, तो वो क्या हो जाएगा? आवश्यक। सोचने की बात है, थोड़ा सा सोचो। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन? जो मेरा शरीर प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया? अब शरीर जब प्रोड्यूस कर ही रहा है तो हम क्यों लेंगे एमिनो अम्ल? तो उसको कह देंगे अनावश्यक। बात समझ में आया कि नहीं? तो अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या हुआ, आवश्यक एमिनो अम्ल क्या हुआ, ये बात समझ में आया? यदि शरीर प्रोड्यूस कर रहा है तो लेने की जरूरत नहीं है, यानी अनावश्यक। और यदि शरीर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो लेने की आवश्यकता है भाई साहब हमें उस एमिनो अम्ल को, तो अब हम उसे क्या कहेंगे? तब हम उसे कहेंगे आवश्यक एमिनो अम्ल। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अनावश्यक और आवश्यक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला चीज, एमिनो अम्ल, यहां क्या लिख रहे थे, सॉरी, जो एमिनो अम्ल यहां पर देखो, ये बच्चा गलत है थोड़ा सा, ये चीज मत लेना, बस उतना ही रहने देना। ठीक है, चलिए। जो शरीर प्रोड्यूस करिए देगा तो अनावश्यक, चलो सही लिखे थे क्या? जो प्रोड्यूस करिए देगा तो अनावश्यक, सही बात है। जो शरीर में संश्लेषित होगा तो उसे अनावश्यक, और जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकता उसे आवश्यक। क्लियर? तो आवश्यक अनावश्यक का अर्थ समझ में आ गया। आइए अब अगला चीज सुनो, अगला चीज सुनो आप लोग, अब आ जाओ। कि एमिनो अम्ल सामान्यतः क्या होता है? एमिनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में विलेय तथा उच्च गलांकी ठोस होते हैं, जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते हैं। समझ में आ गया? जो सामान्य एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, अपितु लवण की भांति गुण दर्शाते हैं। इसका कारण यह है कि एक ही अणु में अम्ल भी है और एक ही अणु में क्षार है। अब इधर समझो कि जब आप इसको डालिएगा पानी में, जब आप इसको पानी में डालिएगा तो यहां से ये क्या निकालेगा? H+ निकालेगा। समझ आ गया? पानी में डालेंगे तो अम्ल क्या देना चाहेगा? H+, और बेस क्या चाहेगा कि H+ आ जाए मेरे पास। समझ में आ गया? बात यहां सोचो, H+ आ जाए मेरे पास, तो यहां से ये क्या बना दिया? NH3 और ये CO-। समझ में आया? तो ये बन गया लवण। क्लियर है? इसका कारण यही है कि एक एसिड है एक बेस है, तो एक H+ देना चाहेगा, एक लेना चाहेगा, COH देना चाहेगा, NH2 लेना चाहेगा, तो NH2 ने NH3 लेकर बना दिया और इससे CO-, और इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। क्या कहते हैं इसको? हम ज्विटर आयन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं इसको? हम ज्विटर आयन। अब इधर सुनो, क्षारकीय समूह होते हैं। अब यहां सुनो कि समूह की उपस्थिति में यही चीज यहां पर बोला गया है बच्चा कि जलीय विलयन में कार्बोक्सिलिक समूह एक प्रोटॉन मुक्त कर सकता है। हम बताए ना कि कार्बोक्सिलिक समूह को जब हम जल में डालेंगे तो यहां से वो हाइड्रोजन निकाल देगा। क्या? जब हम उसको पानी में डाल देंगे और ये H+ जब निकाल लिया, और जबकि एमिनो समूह क्या करना चाहेगा? जबकि एमिनो समूह क्या करना चाहेगा बच्चा? प्रोटॉन को ग्रहण करना चाहेगा। H+ को प्रोटॉन ही कहते हैं, ग्रहण करना चाहेगा। तो ये H+ कहाँ चला जाएगा? ये H+ चला जाएगा आपके NH2 के पास। बात समझ में आया? तो ये H+ गया NH2 के पास तो बना दिया NH3+, तो इसे ही हम कहते हैं ज्विटर आयन, और जिसके फलस्वरूप द्विध्रुवीय आयन बन जाता है। द्विध्रुवीय आयन बना कि नहीं? ये बन गया, एक पर आ गया प्लस चार्ज और एक पर आ गया माइनस चार्ज।
बात समझ में आया? तो द्विध्रुवीय आयन बन गया जिसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। नोटेड दिस पॉइंट। यह उदासीन होता है परंतु इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होता है। पूछेगा ज्विटर आयन क्या होता है, तो बोलिएगा उदासीन होता है। ज्विटर आयन क्या होता है, तो उदासीन होता है। इसमें क्या होता है, दोनों चीज होता है, धनावेश भी होता है, ऋणावेश। तो आज के क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मचाते रहिए। अगले लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि एमिनो अम्ल भी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। तब तक टेक केयर, गुड बाय।